नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में। मैं हूं आपके साथ मुमताज और मैं हूं सुंदर सोलंकी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल आर्य जी, जो कि इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। सुंदर। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन विडंबना ये है कि चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम एक ऐसी ही कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की होगी जिसे जनता वाकई में कह सकेगी, एमएलए हो तो ऐसा। एमएलए हो तो ऐसा के जरिए सूबे के तमाम हलकों को एक बेहतरीन उम्मीदवार देने की प्रक्रिया जारी है। 2 चरणों में पूरे होने वाले इस कार्यक्रम के पहले चरण में तमाम उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों के जरिए परखी जाती है और जो उम्मीदवार इन पैमानों पर खरे उतरते हैं वही चुनिंदा उम्मीदवार जाते हैं अगले राउंड में। जी हाँ, दूसरे राउंड में इन टॉप 6 उम्मीदवारों को परखती है हमारी जूरी, जिससे होकर सामने आया उम्मीदवार कहलाता है एमएलए हो तो ऐसा। आइए जरा रुक करते हैं अनिल आर्य जी का। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम में आपकी भूमिका एक विश्लेषक और साथ ही जज की भी है। आपको क्या लगता है कितना कारगर साबित हो रहा है ये कार्यक्रम एक बेहतर नेता चुनने में? मुमताज़, हम जिन मापदंडों के आधार पर चयन कर रहे हैं और उसके बाद जो जूरी राउंड होता है, जूरी राउंड में जब उसकी पूरी ओवरऑल व्यक्तित्व परखा जाता है, उसकी नेतृत्व क्षमता परखी जाती है, उसके बाद एक विकल्प हम दे पाते हैं कि ये बेहतर विकल्प इस क्षेत्र से हो सकता है। और जिन मापदंडों से, जिन जूरी राउंड से हम गुजरते हैं, कैंडिडेट गुजरता है जी, जो अपनी बात को कहता है, मुद्दे की बात करता है, अपने क्षेत्र की बात करता है, उसका विजन क्या है उसकी बात करता है, उसको लोग क्यों चुने इसकी बात करता है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको परखने के बाद ही हम एक कैंडिडेट को ढूंढ पाते हैं। एक चीज़ और देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट का एक अधिकार दिया है जनता को कि जो ईवीएम मशीन है उसमें राइट टू रिजेक्ट भी होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं आता है तो आप राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन चुन सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि विकल्प ही नहीं है। आज के दौर में एक अच्छा विकल्प हर मतदाता खोजना चाहता है। अगर अच्छे विकल्प हमको मिल जाएंगे तो शायद इस अधिकार की उपयोगिता भी नहीं हो। जी, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक स्वच्छ छवि और साफ छवि के नेता सामने लाने का ये सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम फैसला रहा है। जी अनिल जी, आपके बहुमूल्य विचार हम लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है। लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी। जिले में पड़ने वाला ये विधानसभा हल्का राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम जायजा लेंगे नारनौल विधानसभा क्षेत्र का। महेंद्रगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से एक नारनौल अच्छी खासी राजनीतिक हैसियत रखता है। आइए जानते हैं यहाँ के जातिगत ताने बाने और राजनीतिक इतिहास के बारे में। 2009 के परिसीमन के दौरान हुए फेरबदल के बाद नारनौल विधानसभा में अब 63 गांव हैं और कई वार्ड समेत कुछ शहरी हिस्सा भी हैं। 2009 के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर कुल मतदाताओं की तादाद 1,03,759 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद है 55,172
जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 48,587 है। 2009 के चुनाव में यहां पर कुल 78,850 वोट पोल हुई। नारनौल एक अहीर बाहुल्य हलका है। 2009 के आंकड़ों के आधार पर यहां पर अहीर मतदाताओं की तादाद है करीब 41%, जबकि सैनी है तकरीबन 15.42%, वहीं ब्राह्मण करीब 7.71%, वैश्य करीब 4.81%, पंजाबी करीब 4.33%। इसके अलावा अनुसूचित जातियां तकरीबन 17.34% और बाकी 9.39% में पिछड़ी जातियां हैं। अब जरा इस हलके के राजनीतिक इतिहास पर भी गौर कर लेते हैं। 1991 से लेकर अब तक इस हलके पर ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवारों का ही दबदबा रहा है। 1991 में यहां से कांग्रेस के फूसाराम विधानसभा के सदस्य बने, जबकि 1996 में इस सीट पर निर्दलीय कैलाश चंद ने कब्जा जमाया। तो सन 2000 में भी निर्दलीय प्रत्याशी मूलाराम यहां से विधायक बने। वहीं 2005 में भी निर्दलीय उम्मीदवार राधेश्याम शर्मा नारनौल के विधायक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। फिलहाल कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह नारनौल से विधायक हैं और सूबे में स्वास्थ्य मंत्री भी। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता वाकई उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, नारनौल की सियासत में अहीरवाल समीकरण के क्या और कितने मायने हैं? जी, जातिगत समीकरण कितना अहम है वहां पर? मुमताज, जो नारनौल विधानसभा क्षेत्र है वो अहीरवाल का एक बहुत अहम क्षेत्र है। वहाँ पर अहीर बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद पिछली बार एक अहीर प्रत्याशी चुना गया, हजका के टिकट पर चुना गया। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और वहाँ जो उनकी जीत हुई उसके भी कारण कुछ और रहे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अहीर होने की वजह से जीत गए थे। वहाँ जो पिछला परिसीमन हुआ था उसमें जो गुजर बहुल जो इलाके थे वो कट के नांगल चौधरी में चले गए। उससे पहले वहाँ गुजर जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय वो भी चुने गए हैं, मूलाराम, और ब्राह्मण कैंडिडेट वहाँ चुने गए हैं। वहाँ का जो सारा जातिगत आंकड़ा है अहीर वर्सेस नॉन अहीर होता है, लेकिन वहाँ सिर्फ ये नहीं है कि अहीर के साथ जाएगा और नॉन अहीर एकजुट हो जाएगा। चुनाव के टाइम पे जातिगत नारा खूब लगता है, अच्छे से लगता है, पर वहाँ विकास नहीं हो पा रहा। विकास के नाम पर वहाँ सड़कें खराब हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सारी तमाम मूलभूत सुविधाओं की जो समस्याएं हो सकती है वो वहाँ पर भी हैं। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में राव इंद्रजीत बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत और कर्नल राम सिंह दो ऐसे फैक्टर रहे हैं इन क्षेत्रों में जो अहीरवाल जहाँ पर हैं कि जो आमने सामने खड़े रहे हैं। कभी राव इंद्रजीत ने कर्नल राम सिंह को हराया, कर्नल राम सिंह ने राव इंद्रजीत को हराया। पिछली बार कर्नल राम सिंह के बेटे संजय राव कांग्रेस की टिकट पर थे और चूंकि उनकी सियासी जो दुश्मनी है वो पारिवारिक भी है, उन्होंने राव इंद्रजीत के लोगों ने राव नरेंद्र को साथ दिया और राव नरेंद्र पार हो गए। वो हचका छोड़ के कांग्रेस में है। मौजूदा जो दौर आएगा उसमें राव इंद्रजीत खुद कांग्रेस को बाय बाय टाटा कर चुके हैं। अगली बार किस पार्टी के साथ खड़े होंगे, निर्दलीय और इंसाफ मंच बनाएंगे, जो भी रहेगा वो कैंडिडेट का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि क्या होगा। मेरा मानना ये है कि अगर इस बेल्ट पर अच्छा कैंडिडेट आ गया तो इशू विकास का रहेगा, विकास के मुद्दे सारे खड़े हो जाएंगे। विकास का मुद्दा तब भटकता है जब लोगों का व्यक्तिगत मान सम्मान अटकता है, और यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्तिगत मुद्दे ज़्यादा बन जाते हैं, विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं। कोशिश इस बात की हो कि वहाँ अच्छे कैंडिडेट खड़े हों जिससे कि विकास का मुद्दा, क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, वो बन पाए। जी, तो काफ़ी अहम जानकारियां दी अनिल जी ने यहाँ पर नारनौल हलके के बारे में। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे उन तमाम उम्मीदवारों से जिन्होंने नारनौल हलके से एमएलए हो तो ऐसा के लिए अपने नामांकन दाखिल कराए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं।